हेलो बच्चों। तो आफ्टर ब्रेक आपकी मैथ्स की क्लास वापस आ गई है। आज से एक ट्राई करते हैं कि वीडियो में एक एक्सरसाइज कंप्लीट करने का ट्राई करा करेंगे कि उस एक्सरसाइज से रिलेटेड कंसेप्ट एग्जाम्पल एक्सरसाइज कंप्लीट करके ही वीडियो कंप्लीट करेंगे। ठीक है, हाँ जी। तो एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन मैं रीड कर देता हूँ कि आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर अगो। आफ्ताब ने अपनी डॉटर को बोला कि 7 ईयर अगो आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देन। ठीक है, समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। और उसने एक बात और बोली उससे कि 3 ईयर फ्रॉम नाउ आई विल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। इस एक्सरसाइज में, इस क्वेश्चन में आपको सिर्फ इसको एल्जेब्रिकली ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है सिचुएशन को। ठीक है, चल क्या हो रहा है भाई? ये है आफ्ताब और ये है उनकी डॉटर। क्या बोला इसने? 7 ईयर अगो। 7 ईयर अगो मतलब 7 ईयर पहले। 7 ईयर छोड़ो यार, आज तो बता दो। तो देखो, कभी भी इस तरह से जब क्वेश्चन आता है ना एज वाला, तो सबसे बेस्ट होता है आप उनकी प्रेजेंट एज मान लो। प्रेजेंट एज मान लेते हैं। आफ्ताब की प्रेजेंट एज है x और डॉटर की प्रेजेंट एज है y। ठीक है, 7 ईयर अगो। भाई बात बताना, 7 ईयर अगो हमें नहीं पता क्या रिलेशन होगा नहीं होगा, लेकिन एक बात डेफिनेटली होती है क्या कि आप 7 ईयर छोटे हो जाते हो। सीधी सी बात है, 2 साल पहले आप 2 साल छोटे थे, राइट? तो वही है। तो 7 ईयर अगो क्या? तो 7 ईयर अगो एक चीज़ कंफर्म थी कि ये भी 7 ईयर छोटा था। जो भी था आज, हमें नहीं पता क्या है उसकी एज आज, लेकिन 7 ईयर छोटा ज़रूर था। ऐसे इसकी डॉटर भी 7 ईयर छोटी ज़रूर थी उस टाइम। ठीक है, तो यानी 7 ईयर अगो इसकी एज थी x-7 और डॉटर की एज थी y-7। और रिलेशन क्या गिवन है कि 7 ईयर अगो उसने बोला आई वॉज, यानी आफ्ताब वॉज। आफ्ताब वॉज मीन्स इक्वल टू होता है, बता रखा है मैंने आपको। इज़-एम-आर वॉज-वर का मीनिंग क्या होता है? इक्वल टू। तो आफ्ताब वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, यानी वो जितनी भी थी उसका 7 टाइम आफ्ताब था। बात समझ में आ रही है? कुछ बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करते हैं। आप खुद सोचो कि फादर की एज को 7 की एज से मल्टीप्लाई करते हुए डॉटर की एज की इक्वल आएगी? नो। हाँ, ये हो सकता है कि डॉटर की एज 7 ईयर को जो भी थी उसको 7 से मल्टीप्लाई 7 टाइम करने में फादर की एज के इक्वल बैलेंस बनाना है। और आपको लाइन का मीनिंग मैंने बता रखा है। 7 ईयर अगो दोनों कंडीशन है। आई आफ्ताब ये रहा, वॉज इक्वल टू 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर, डॉटर वर। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन निकल के आएगी x-7 इक्वल टू 7y, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लगाओ, एंड 7 7 से 49 माइनस 49। ठीक है, इधर उधर कर लो इनको। x 7y इधर आएगा तो माइनस का 7y इक्वल टू माइनस 49, और ये माइनस 7 उधर जाके प्लस का 7 बन जाएगा, तो माइनस का 42। एक इक्वेशन तो ये बन गई इनकी। सेकंड, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आप इसको भूल जाओ, इसका काम हो चुका। फिर वापस आज के एज पे पहुंच जाओ, बात तो आज ही कर रहे हैं वो। 3 ईयर फ्रॉम नाउ उसने बोला बेटा ऐसा होगा कि आज से 3 ईयर बाद में। 3 ईयर फ्रॉम नाउ का मतलब क्या होता है? 3 ईयर लेटर, इन फ्यूचर। ओके, तो 3 ईयर फ्रॉम नाउ क्या होगा? या 3 ईयर लेटर क्या कंडीशन होगी? जो भी इसकी आज की एज थी उसमें 3 ईयर इंक्रीज हो जाएगा। मान लो आज वो 30 ईयर का है, मान लेते हैं, तो 33 का हो जाएगा। आज अगर 40 का है तो 43 का हो जाएगा 3 ईयर बाद में। ठीक है, और डॉटर भी 3 ईयर इंक्रीज हो जाएगी एज। तो एज वाले क्वेश्चन में हमें ये ध्यान होना होता है। ठीक है, क्या बोला इसने? 3 ईयर फ्रॉम नाउ बोले हमारे पास रेडी है। बोलो क्या करना है? आई मीन्स दिस, आफ्ताब विल बी, इज़-एम-आर, शैल बी, वॉज वर, सबका मतलब इक्वल टू होता है मैथ्स में। 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज यू विल बी, ये जितनी होगी उसका 3 टाइम हो जाएगा।
ठीक है, तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई y इज़ 3y प्लस 3 3 जा 9, राइट, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी लग गई। इसका मतलब x प्लस 3y इधर आएगा, माइनस का 3y बनेगा, इक्वल टू प्लस का 9 है, इधर जाके माइनस का 3 होगा तो प्लस का 6 बचेगा। सो दीज आर द सिचुएशन दैट यू कैन राइट एल्जेब्रिकली। ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो जल्दी से 1 मिनट के लिए। अब इसने ये भी बोला हुआ है कि रिप्रेजेंट द सिचुएशन ग्राफिकली, तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने में आई डोंट थिंक सो कि आपको कोई भी प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि ग्राफिकली में तो प्रॉब्लम वैसे भी नहीं बनती है, आपको दोनों का ग्राफ बनाना है। ठीक है, ग्राफ बनाने के लिए क्या करना है भाई, आपको x की वैल्यू रखनी है, y की वैल्यू फाइंड कर लो, और y की वैल्यू रखो और x की वैल्यू फाइंड कर लो। ठीक है, 2 टेबल बन के आएंगी, उन दोनों टेबल वाली वैल्यूज़ को उठा के आपको रख देना है और आपका ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो जाएगा। और एक चीज़ और है, इसका सॉल्यूशन निकालना क्या है, वो सॉल्यूशन निकालना ग्राफिकली मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। क्या? अगर एक पॉइंट पे मिल जाते हैं दोनों ग्राफ, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे मिलेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट, वो पॉइंट ही क्या होगा, इसका सॉल्यूशन होगा। और चाहो तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड, जो कि आप यूज़ करते हुए भी आ रहे हो, हालांकि एलिमिनेशन मेथड का एक्चुअल में इंट्रोडक्शन यहाँ पे किया जाएगा 10th क्लास में, जब पूरा डिटेल में बताया हुआ है, लेकिन पहले भी आप लोगों ने यूज़ किया है। क्या? इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर लो, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू निकल के आएगी वो फादर डॉटर की निकल के आएगी। ये क्वेश्चन बाद में एक्सरसाइज में कहीं और इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको। ठीक है, अभी इसको इतना ही रखते हैं जितना दिया हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सेकंड नंबर क्वेश्चन, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम buys 3 bat and 6 ball for 3900 rupees. Okay, later she buys another bat and 3 more ball of same kind. यहाँ सेम काइंड का मतलब क्या है, उसी टाइप का खरीदने गया, मतलब रेट में कोई डिफरेंस नहीं आया। अलग तरह का लेता तो हमें नहीं पता क्या रेट होता, ठीक है, लेकिन सेम तरह का है, तो जो रेट स्टार्टिंग में लगा होगा, प्राइस होगा, वही प्राइस बाद वाला है। ठीक है, और वो 1300 रुपीज़ में ले लिया उसने। रिप्रेजेंट द सिचुएशन एल्जेब्रिकली ग्राफिकली। क्या हुआ कि उसके पास में कुछ बैट है और कुछ बॉल्स हैं। ठीक है, समझना है इसको, क्या चीज़ है। और टोटल मिला के 3 बैट और 6 बॉल उसने परचेज की और 3900 रुपीज़ दे के आ गया। तो बैट का प्राइस क्या है, बॉल का प्राइस क्या है, नहीं पता अभी तो मान लो प्राइस की अगर हम बात करें तो मान लेते हैं बैट आता है आपका x रुपीज़ का और बॉल आती है y रुपीज़ की। इसका मतलब क्या होगा कि अगर 1 बैट परचेज किया तो वो x रुपीज़ दे के आ जाएगा। ठीक है, भाई x 500 भी हो सकता है, 600 भी होता है। मान लेते एक बार के लिए सिंपल समझने के लिए कि x है आपका 1000 रुपीज़। ठीक है, तो 1 बैट परचेज किया 1000 दे के आ जाएगा। 2 बैट परचेज किया 2 मल्टीप्लाई 1000 2000 दे के आएगा। 3 बैट परचेज किया तो 3 मल्टीप्लाई 1000 3000 दे के आएगा। और जब हमने x रुपीज़ मान लिया तो 1 बैट के x रुपीज़ दे के आएगा, 2 बैट के 2x दे के आएगा, 3 बैट के 3x दे के आएगा। ऐसे ही 1 बॉल के 1y, 2 बॉल के 2y, 3 बॉल के 3y रुपीज़ दे के आएगा। और टोटल कितना दे के आएगा, जितना बैट का देगा और बॉल का देगा, दोनों को ऐड कर दो, आपके टोटल रुपीज़ निकल जाएंगे। तो क्या सिचुएशन गिवन है, उसने परचेज किए 3 बैट, इसका मतलब प्राइस ऑफ 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स प्लस 6 बॉल्स। प्राइस ऑफ 3 बैट परचेज किए, 6 बॉल परचेज की
और ये टोटल मिला के रुपीज़ दे के आ रहा है वो 3900 रुपीज़। ये बात समझ में आ रही है कि प्राइस ऑफ 3 बैट प्लस 6 बॉल ये है 3900 रुपीज़। ओके, उसके बाद में उसने अनदर बैट परचेज किया, ओनली 1 बैट परचेज किया, ठीक है, और 3 मोर बॉल्स, दैट मीन्स प्राइस ऑफ 1 बैट प्लस 3 बॉल्स, और ये देके आया टोटल मिला के वो 1300 रुपीज़। देखे आया 1300 रुपीज़, राइट। इसको आपको रिप्रेजेंट करना है, कोई बात नहीं, हमें पता है 1 बैट का x है तो 2 का 2x और 3 का 3x हो जाएगा। तो मैं पहले तो इस इक्वेशन को बना रहा हूँ, फर्स्ट सिचुएशन को। फर्स्ट की बात करें, प्राइस ऑफ 3 बैट 3x प्लस प्राइस ऑफ 6 बॉल, 1 बॉल का y, 2 का 2y, 3 का 3y, 4 का 4y, तो 6 का 6y इक्वल टू 3900, ठीक है। अब सेकंड सिचुएशन को अगर बनाए तो प्राइस ऑफ 1 बैट x, प्राइस सेम है क्योंकि सेम काइंड का बोला हुआ है, प्लस प्राइस ऑफ 3 बॉल्स इक्वल टू, ये आपने इक्वेशन बना दी है एल्जेब्रिकली। चाहो तो इसके अंदर 3 कॉमन ले लो तो x प्लस 2y इक्वल टू कट जाएगा, 1300 आ जाएगा, और एक इक्वेशन ये बनेगी, ठीक है। तो 2 इक्वेशंस ये हैं, ये आपने एल्जेब्रिकली बना दिया। ग्राफिकली सोल्व करोगे तो x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी ये वाली, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। सॉल्यूशन की बात हमसे अभी कर नहीं रहा है वो, हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। मीन्स अगर आपके पास आता है तो क्या करना होगा, इस इक्वेशन को समझना, 9th क्लास की इक्वेशन, x और y की वैल्यू से एक टेबल बनाना, ग्राफ बना देना, सेम ग्राफ के ऊपर इसके x और y की टेबल बनानी है, उसको बना देना है, ठीक है। Third question is, the cost of 2 kg of apples and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees. After a month, cost of 4 kg of apples and 2 kg of grapes is 300 rupees. ठीक है, represent the situation algebraically and graphically. ओके, निकाल देंगे। तो इसने मिला के बोला है कि हमसे इसने ऐसा कुछ नहीं बोला है कि क्या कोस्ट चेंज हुआ क्या नहीं हुआ है। तो हमें एप्पल और ग्रेप्स के जब कोस्ट के बारे में बात ही नहीं कर रहे तो मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ कि उसने एप्पल परचेज किए कुछ, और कुछ उसने ग्रेप्स लिए, ओके। तो इनकी कोस्ट मान लेते हैं कितनी है, कोस्ट मान लेते हैं इसकी है x रुपीज़ पर केजी, और इसकी मान लेते हैं y रुपीज़ पर केजी, राइट। नाउ क्या हुआ, आज वो परचेज करने गया किसी दिन, ठीक है। तो क्या हुआ कि 2 kg एप्पल्स प्लस, ये कॉस्ट ऑफ लिख दो यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ 2 kg एप्पल्स प्लस 1 kg ग्रेप्स, और ये कॉस्ट दे के आया वो टोटल मिला के 160 रुपीज़, ठीक है। आफ्टर मंथ क्या हुआ कि कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स प्लस 2 kg ग्रेप्स, और ये रुपीज़ दे के आया इस बार ये 300 रुपीज़। कितने दे के आ गया, 300 रुपीज़, ठीक है। बना दो एल्जेब्रिकली कैसे बनेगा। तो 2 kg एप्पल का कॉस्ट अगर 1 kg x रुपीज़ का था, 2 kg 2x का होगा, दैट मीन्स 2 kg का हो गया कॉस्ट। इसको सिचुएशन 1 माने, इसको सिचुएशन 2 माने, तो अगर 1 वाले सिचुएशन को अगर एल्जेब्रिकली लिखोगे तो 2 kg का मतलब 2x प्लस 1 kg ग्रेप्स का मतलब 1y इक्वल टू 160 रुपीज़। और सेकंड सिचुएशन को कन्वर्ट करोगे तो क्या निकल के आएगा,
4 kg का 4x प्लस 2 kg का 2y और इक्वल टू 300 रुपीज़। ठीक है, निकाल लो। देखो एक बार जरा एक चीज़ पे ध्यान देना कि आप इसको कॉमन लेके भी कट कर से सिंप्लीफाई भी कर सकते हो इस चीज़ को, तो यहाँ से आप और x और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, तो एक बार जल्दी से इसको नोट कर लो। तो अभी आज की क्लास को इतना ही रखते हैं। कल मतलब नेक्स्ट वीडियो जो आपका आने वाला है उसमें कंप्लीट 3.2 के एग्जांपल्स और 3.2 कंप्लीट आने वाली है। ठीक है, तो बी रेडी फॉर दैट। मिलते हैं नेक्स्ट।